गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो में मैं आपको विजयनगर साम्राज्य की शासन व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था के बारे में आपको बताऊंगा। इसको ध्यान से सुने और जो अपनी पुस्तक है जो इतिहास की उसको भी पढ़ें। तो पढ़ने के बाद सुनने के बाद काफ़ी कुछ बातें जो है हमें क्लियर हो जाती है। तो इसके लिए जो विजयनगर की जो प्रशासनिक व्यवस्था या शासन व्यवस्था थी वो कुछ इस तरह से थी है, जैसे इसमें केंद्रीय शासन हम कहें तो केंद्रीय शासन से मतलब जैसे भारत की हम अगर बात करें तो भारत में जो स्थिति प्रधानमंत्री की है वो केंद्र में उसका स्थान आता है। तो यहाँ पर जो है केंद्रीय शासन में जो राजा है, राजा जो है सर्वोच्च अधिकारी होता है, उसके ऊपर किसी का निरंकुश नहीं होता और वो जो कुछ कहता है वही चीज़ कानून बन जाती है। हाँ, उसके लिए एक समिति का गठन कर रखा है। उस समिति के गठन में राज्य के कुछ मुख्य व्यक्ति जैसे प्रधानमंत्री, खजांची और सेना के कुछ अधिकारी जो बहुत विश्वास पात्र लोग होते हैं राजा के, वो उसमें शामिल है। इसमें एक युवराज की स्थिति आती है। तो युवराज से मतलब जो होता है राजा के बाद उसका जो बड़ा पुत्र होता है वो उसका जो है मालिक होता है राजा के बाद, यानी दूसरा राजा होता है। और इसके अलावा मंत्री परिषद कुछ उसके अपने विशेष जो व्यक्ति होते हैं उनको वह नियुक्त करता है। तो उनको जो जो अलग अलग उनके जो है मंत्रालय होते हैं, जैसे इसमें कोषाध्यक्ष है, सेनापति है, मंत्री है, और तो ये विशेष व्यक्ति होते हैं जो राजा के कृपापात्र होते थे। तो इस तरह से केंद्रीय शासन में राजा, राजा के बाद युवराज, युवराज के बाद मंत्री परिषद और तीनों का मैंने आपको बताया कि जो राजा है वो सर्वोच्च अधिकारी है, युवराज उसके बाद और ज्येष्ठ पुत्र होता है मुख्य रूप से, और उसके बाद राजा के बाद उसको नियुक्त किया जाता है मंत्री परिषद, जो उसमें राजा के शासन के कार्यों में सहायता करने वाले जैसे कुछ उसमें मंत्रालय आ जाते हैं। तो चाहे वो खजांची है यानी कोष का कार्य हो, सेना से संबंधित हो, और कोई दूसरे कार्य हो सकते हैं। इसके बाद जो स्थिति आती है वो प्रांतीय शासन की आती है। तो प्रांतीय शासन में विजयनगर के जो साम्राज्य को प्रांतों में बांटा। तो प्रांतों का मतलब यहाँ पर जो है जो मैंने आपको बताया था नायक प्रणाली बताई थी। तो नायक जो होते थे वो उसके मुख्य अधिकारी होते थे और वो राजा के बड़े निकटवर्ती होते हैं या उनके बहुत ही शुभचिंतक होते हैं, है ना। और उनका कार्य लगभग एक तरह से राजा के समान होता है। उनके अंडर में बहुत सारे गांव होते हैं, बहुत सारे मतलब ज़िले में बहुत सारे जो गांव होते हैं उनकी जो भी आय है, जो भी कर है, जो भी लगाने होते हैं तो वो उसके इकट्ठा करना, ये लेना, वो उनका कार्य होता था, जिनको हम अमर नायक कह सकते हैं या नायक हम कहते हैं उनको, है ना। और ये उस प्रांत के सर्वोच्च अधिकारी होते थे और ये अपने लिए कुछ सैनिक यानी अपने लिए नहीं, राज्य के लिए सैनिकों की व्यवस्था रखते थे। उसके लिए ये आय व्यय जो है उस पर कर सकते थे, जो भी इकट्ठा करते थे। और ये कहीं ना कहीं राजा के प्रति उत्तरदायी थे। राजा के कार्य को, राजा के आदेश को मानना होता था और राजा को खुश करने के लिए समय समय पर ये अपने गिफ्ट वगैरह भी देते थे। इसके बाद तीसरा आता है इसमें स्थानीय शासन। स्थानीय शासन जैसे पूरा राज्य प्रांतों में और प्रांतों को ज़िले में बांटा। अब ज़िलों में जितने भी गांव होते थे तो गांव सबसे छोटी इकाई होती थी।
तो जिलों को यहाँ पर जो है नाडु या कोटम कहते थे। ये 1 नंबर का क्वेश्चन आ जाएगा, नाडु या कोटम कहते थे। शासन को सबसे छोटी इकाई गांव होता था। गांव का प्रबंध करने के लिए ग्राम सभा होती थी। ग्राम सभा का प्रधान आयंगर कहलाता था। तो देखिए इसमें एक और क्वेश्चन आ गया, आयंगर, गांव के प्रधान को आयंगर कहते थे। इसमें कुछ और, जैसे इसमें चौधरी, लेखक, चौकीदार, तोला आदि ग्राम सभा के अन्य पदाधिकारी होते थे। तो ये एक महत्वपूर्ण अधिकारी होते थे। चौधरी ये एक उपाधि है, चौकीदार ये एक गांव का चौकीदार होता था जिस पर जो है गांव को देख रेख करने का कार्य उस पर होता था। तोला ये भी एक महत्वपूर्ण होता था, मर्चेंट से रिलेटेड होता था। और ग्राम सभा के अन्य पदाधिकारी भी होते थे, जो वरिष्ठ लोग होते थे, उनको महत्व दिया जाता था। और इसके बाद जो है इनका जो पद होता था वो वंशानुगत होता था, यानी इनके जो लड़के होते थे परिवार के, वही लोग जो है दोबारा उनको, अगर वो राजा के शुभचिंतक बने रहते थे तो वो उनको ही नियुक्त किया जाता था। और इसके अलावा पूरी तरह से ये जो व्यवस्था थी राजा के प्रति उत्तरदायी थी। और गांव के प्रबंध का निरीक्षण करने के लिए केंद्र सरकार की ओर से महानायकाचार्य नामक पदाधिकारी की नियुक्ति की जाती थी। ये जो महानायकाचार्य का मतलब है कि राजा का विश्वास पात्र व्यक्ति कौन से प्रांत में, किस गांव में, या कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा है, किसी गांव में कुछ गड़बड़ तो नहीं हो रहा, कोई अत्याचार तो नहीं कर रहा, ये जो नायक हैं या जो गवर्नर हैं ये कहीं अपने कहीं निरंकुशता तो नहीं दिखा रहे हैं, अत्याचार तो नहीं कर रहे हैं। तो ये व्यवस्था थी। तो ये 3 जगह इसमें, केंद्रीय व्यवस्था, प्रांतीय व्यवस्था, स्थानीय व्यवस्था, है ना, या शासन कहें हम इसको। और एक और इसमें आता है कि जैसे राजस्व व्यवस्था, यानी राजा का जो आय का जो साधन होता था वो भूमि कर होता था। तो यानी किसानों से जो है जो उपज होती थी उसका जो है 1/5वां भाग जो है भूमि के कर के रूप में वसूल किया जाता था। और आय के अन्य साधन थे, जैसे चरागाह कर, पशुओं को जहाँ चराते थे लोग वहाँ पर उनसे कर लिया जाता था। पशु कर, पशु पालने के लिए। विवाह कर, कहीं विवाह होते तो वहाँ भी कर लिया जाता था। उत्पादन कर, उद्योगों पर कर, व्यापारिक और व्यावसायिक कर। करों का बोझ सभी वर्गों के लोगों को वहन करना पड़ता था। ऐसा नहीं था कि केवल किसानों पर ही जो है कर का बोझ था। इसमें व्यापारी वर्ग भी है, इसमें चरागाह वर्ग भी है, इसमें वो व्यक्ति भी है जो शादी करा रहे हैं, यानी वहाँ भी कोई ना कोई कर जो है वो लेते थे। तो उत्पादन कर, कोई किसी चीज़ का उत्पादन कर रहा है तो वो उसको उत्पादन कर देता था। उद्योग, किसी के छोटे मोटे उद्योग होते थे, कोई सूती कपड़ा उद्योग था या कोई अन्य कोई उपकरण बनाने की कोई चीज़ थी, तो सबके पास कर देना होता था। तो इससे क्या था कि जो करों की जो स्थिति थी वो किसी पर ऐसा नहीं था कि वो बोझ केवल किसानों पर है, सब व्यक्तियों पर होता था। तो उससे क्या है कि एक तरह से राज्य की आय भी ज़्यादा होती थी और राज्य की आय के अलावा जो जनता में इसका असंतोष नहीं होता था कि हमसे लिया जा रहा है, दूसरों से नहीं लिया जा रहा है। ठीक है। सेना का प्रबंध भी इसमें करते थे। तो सेना का प्रबंध, विजयनगर साम्राज्य के शासकों ने एक विशाल सेना का गठन किया। और इसमें इतिहासकार पेश कहता है कि विजयनगर के शासक कृष्णदेव राय की सेना में 7 लाख पैदल, 32,600 घुड़सवार और 621 हाथी थे। परंतु पेश द्वारा दी गई सेना की संख्या अतिरंजित दिखाई देती है, यानी वो उसमें कुछ मिथ्या कुछ अंश दिखाई पड़ रहे हैं। सेना के 2 भाग होते थे, एक केंद्रीय स्थायी सेना और प्रांतीय अधीनस्थ राजाओं की सेना।
तो इसमें दो तरह की सेना थी, एक केंद्र की राजा की सेना होती थी और दूसरी प्रांतीय या नायक जिनको हम कहते हैं, उनके अंडर में जो सैनिक होते थे वो सैनिक, तो उनमें पैदल घोड़े वाले, घोड़े पर चलने वाले, हाथी पे चलने वाले, तोप खाना सैनिक विभाग प्रमुख अधिकारी महासेनापति होता था। इसके अलावा जो शासन व्यवस्था, न्याय व्यवस्था है, तो न्याय व्यवस्था का जो मुख्य जो अधिकारी वो राजा होता था। सभी मुकदमों का निर्णय जो लास्ट में होता था वो न्याय देने का कार्य राजा का होता था। न्याय व्यवस्था कठोर थी, हाथ पैर कटवा देना, किसी को हाथी के नीचे कुचलवा देना, प्राण दंड देना, संपत्ति जब्त कर लेना, इस तरह के दंड विधान थे। जो जैसा अपराध करता था, जैसा होता था, तो उसके अनुरूप जो है उसको दंड दिया जाता था। प्राय राजा जो है बहुत दयालु होता था और वो मुश्किल से ही किसी को इस तरह के निर्णय देता था। लेकिन अगर कोई बहुत ज़्यादा जघन्य किसी ने अपराध किया है, बहुत घोर अपराध किया है, तो उनको वो दंड अपनी तरह से देता था। तो इस तरह से हमने आज जो है विजयनगर के प्रशासन से संबंधित ये वीडियो देखी, पढ़ी, सुनी, है ना। तो इसको ध्यान से पढ़ें और इसको जो भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है उनको नोट करें।